खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। बिहार से कुछ युवा किसान आज किसान आंदोलन में शिरकत किए हैं और उतनी लंबी दूरी तय करके कि किसानों के बीच का और किसानों को दर्द को जानने के लिए कुछ युवा किसान भी आए हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूँ, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या किसानों के प्रति संवेदनाएं हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम एमडी नासिर है। मैं बिहार पूर्वी चंपारण से आया हूँ 1300 किलोमीटर दूरी तय करके। आज मैं लगातार 28 दिसंबर को मैं किसान आंदोलन में आया। पहली बार मैं सिंगू बॉर्डर गया था, उसके बाद मैं टिकरी बॉर्डर गया और मैं गाजीपुर बॉर्डर में हूँ। लगातार मैं किसानों के दर्द को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने गांव से चलकर इसलिए आया हूँ कि जब मैं गांव में था तो मैं सोशल मीडिया पर देखा कि हमारे किसान अन्नदाता, कहा जाता है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, 80% की आबादी खेती करती है, लेकिन आज किसान अन्नदाता पालनहार इस कड़कती हुई ठंडी में, बरसती हुई बारिश में जो संघर्ष कर रहे हैं, मैंने इनके जो दर्द को मैंने सोशल मीडिया पे देखा। मैंने उसको महसूस करने के लिए मैं आज इन आंदोलन में मैं भाग ले रहा हूं और इस दर्द को मैं समझ रहा हूं। मैं लगातार जिस तरह से मैं सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे मैं एक दिन मैं रात में भी रुका था। इस कड़कती हुई ठंड में मेरा सर ठंड दर्द करने लगता है, पैर में ठंडी लगती है। मैंने इस दर्द को समझा है और एक बुजुर्ग लोग आज 60 प्लस जिनकी एज है, 70 प्लस जिनकी एज है, वो हमारे किसान अन्नदाता आज कड़कती हुई ठंडी में संघर्ष कर रहे अपने अधिकार के लिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के कैसे निर्लज प्रधानमंत्री है, कितने कठोर दिल प्रधानमंत्री है कि आज 70 प्लस किसान शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत को श्रद्धांजलि तक नहीं देते। ये कैसे प्रधानमंत्री? मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। मैं जानता हूं कि खेती कैसे होता है, मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं खेती की वो कोड़ाई से लेकर फसल की कटाई तक के जो दर्द होता है, जितनी मेहनत और मशक्कत के साथ जो फसल उगाई जाती है, उस दर्द को मैं समझता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, लेकिन जब भी मेरा पढ़ाई से छुट्टी मिलता है, जब भी मुझे छुट्टी मिलता है, मैं गाँव में जाता हूँ, खेती करता हूँ, उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ। आज मैं किसानों के दर्द को समझकर उनकी आवाज़ बनने के लिए मैं इस आंदोलन में हूँ, मैं आवाज़ भी उठा रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि अभी तक आपने तीनों बॉर्डर पे लगभग देखा कि किसानों की क्या स्थिति है। तो किसानों के जो स्थिति सरकार के द्वारा पैदा की गई है, तो सरकार इस पे 1.5 साल का देने का प्लान किया है कि 1.5 साल आ रहे हो आप? कानून बिल्कुल रद्द होगा। चिल्लर आ रहे हो, 3-4 लोग ही आ रहे हैं, बाकी पीछे वाले आ रहे हैं। 1.5 साल के कानून के रद्द होने पे आश्वासन से किसान यहाँ से चले जाएंगे या धरना चलता रहेगा? देखिए, ये सरकार जो है गोल गोल घुमा रही है। आज 11वीं वार्ता हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी पे भी सवाल उठे, क्योंकि जो कमेटी में जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले लोग हैं। इनके आप आईडी को खोल कर देखिए सोशल मीडिया पे, तो ये लगातार किसान समर्थन में ये अपना स्टेटमेंट देते आए हुए हैं। तो ये इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता कि ये किसानों के हित में फैसला करेंगे। ये बात पहले समझ लीजिए। और इसमें से एक जो सदस्य थे वो तो निकल गए हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा कि अशोक गुलाटी जो उसके मेंबर है, वो बोल रहे थे कि मैं 2 महीने के बाद में रिपोर्ट दूंगा मैं सरकार को। अरे साहब, 2 महीने, आज लगभग 2 महीने होने वाले, 2 महीने से तो किसान संघर्ष कर रहे हैं और आप 2 महीने के बाद देंगे? मतलब कि पूरी कड़कती हुई सर्दी में किसान मरते रहे और आपको थोड़ी भी फिक्र नहीं है। आप एसी में बैठकर आप केवल भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप दर्द को समझने के लिए किसान आंदोलन तक नहीं आ सकते हैं। और आपने जो सवाल किया कि क्या आप ये सरकार लगता है कि मतलब किसानों के हित में फैसला करेगी, मुझे नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, ये केवल जुमला पेश की है, झूठ बोली है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगुनी हो गई? आज दूसरी बार प्रधानमंत्री उन्होंने एक प्रमाण दिया था समस्तीपुर का, जी देखा था टेलीविजन, जी, जिसमें कानून मंत्री रविशंकर जी थे। उन्होंने दिखाया था कि किसान ने अपनी पूरी खेती जो थी वो ट्रैक्टर पर रौंद डाली थी, उसको बाद में उसके एमएसपी
को 10 गुना फायदा दिला गया। आपके बिहार से कोई हमने अपनी यूपी की और कहीं की बात नहीं करा, तो क्या वो गलत था या जुमला था या बना करके वीडियो एडिट करके दिखाई गई? बिल्कुल, देखिए जो रविशंकर प्रसाद जी हैं बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो बीजेपी पार्टी में है और बीजेपी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। उसमें जो भी लोग हैं केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यही रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री थे, लेकिन जब एनआरसी का जो मामला आया था तो वो क्या किया, उसमें भी उनका भूमिका रहा, जुमलेबाजी करके लोगों को गोल मोटोल करके किसी तरह से उसको खत्म किया। और ये बिहार की अब बात कर रहे हैं, तो ये बिहार में कब सच बोला है इन्होंने, आप बता दीजिए मुझे। रविशंकर प्रसाद जी कब सच बोले हैं? अब इस बिहार के हित में इन्होंने कौन सा काम किया किसानों के हित में? आज अगर रविशंकर प्रसाद जी सही होते, अगर बिहार में जो बीजेपी की सरकार है वो सही होती और बिहार के जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू जिसे कहते हैं नीतीश कुमार जी, अगर वो सही होते तो क्या बिहार के किसान पंजाब, हरियाणा, गुजरात कमाने जाता? वहाँ के जो मजदूर, हमारे घर के फैमिली जो है वो किसान लोग हैं, हमारे अंकल जो है वो पंजाब में कमाने जाते हैं, तो वो लोग इतनी दूरी तय करके जब वहाँ जाते हैं और आज पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इनका जब खेती जो चौपट हो जाएगा तो वो लोग फिर कहाँ कमाने जाएंगे? उनके घर में कैसे अनाज पहुँचेगा? उनके घर में रोटी कैसे बनेगा? आप ही मुझे बता दीजिए ना। सरकार जो फैसला ले रही है जिस तरीके का, क्या लगता है कि सरकार जो बार बार वार्ता करके समय ले रही है, बार बार मीटिंग करा रही है, बार बार, तो इससे सरकार के मन में क्या बनता है? इस बार मीटिंग कराने का क्या होता है? बार बार मीटिंग करवाने का इसका ध्येय है और किसान टूट जा, बिखर जा, आंदोलन कमजोर हो जाए और ये अक्का के अपने घर वापस चले जा, ये उसकी मंशा है। लेकिन ये मंशा गलत है। किसान अपनी मजबूती करके आया है, चाहे यहाँ 2 साल हो जाए, 4 साल है, वो बंद वे किसान यहाँ हटने वाले नहीं है। जितने 3 अध्यादेश ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, किसान अपने घर जाने वाला नहीं। जिंदाबाद एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। जो 1.5 साल के लिए कानून को रोका गया है, इसके पीछे सरकार की क्या भूमिका है? किया सरकार झूठ के पुलिंदे हैं, ये ड्रामेबाज हैं। इन्होंने कहा था हम 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, किसान के दुगनी करेंगे। ये भी एक इनका झूठ है, ये छलावा है। किसान इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये कहते थे हमारा 56 इंच का सीना, हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे। इनकी सरकार में देश बिका भी है और देश झुका भी है। सीमा पर जवान मर रहा है और देश में किसान मर रहा है। ये सरकार 125 करोड़ देशवासियों की सरकार, चाहे ये किसान 125 करोड़ में से नहीं है। इन्हें किसानों की पराली का धुआं दिखाई देता है, गन्ना किसान की पत्ती का धुआं दिखाई देता है, और ये किसान मर रहे हैं, इनकी चिता जल रहे हैं, इनके चिता का धुआं दिखाई नहीं देता है सरकार को। ये सरकार किसान हित में नहीं है, ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है। किसान की सरकार है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। आपने क्यों सरकार बनवाई? इसने कहा था मैं एक के बदले 10 सिर लाऊंगा, मैं 56 इंच का सीना रखता हूँ, मैं काला धन वापिस लाऊंगा। इन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर जनता मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। ये झोला उठा के नहीं जाने वाला। ये चाय बेचता इस देश को बेचने की नियत पे आया है और रेल बेच दी, हमारे बंदरगाह बेच दिए, बिजली बेच दी, LIC बेच दी। ये सब कुछ बेचने पे लगा हुआ है। अब इसकी निवास जमीन पर है, हम इस जमीन को बिकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। देखिए बाबा सरकार रामदेव का भी एक बयान छोटा सा आता है, ये है कि कानून जो है किसानों के हित में है, किसान को अच्छे से समझना चाहिए और किसान को इससे काफी बेनिफिट है। सामने कौन सा सामने? बाबा रामदेव, ये बीजेपी सरकार और बाबा रामदेव एक ही तख्ती के चर्चे बैठे हैं। वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है, और वो एक गुरु के चिल्ले, एक वो तो ताऊ अन्ना हजारे। कहाँ गया अन्ना हजारे? आपके आंदोलन में 30 तारीख को शिरकत करेंगे? हमें नहीं चाहते ऐसे दलालों की शिरकत। हमारा किसान मजबूत है, हमारे बीजेपी के एक भी नुमाइंदे की दलाल की चाहे लाला रामदेव हो, 54 हजारे हो, हमारे तो इधर टिकैत साहब, उधर
झूठ निजी है। किसान मोर्चा है, हम अपने किसान मोर्चे पे विश्वास करते हैं। न हम अन्ना हजारे को जानते, न हम लाला रामदेव को जानते, हम तो अपने किसानों को जाने, किसान मोर्चे के नेताओं को जाने। क्या होगा जो सरकार तो युवाओं पे रोजगार पे बहुत आएंगे उसका रखती है, तो क्या अरे साहब बता लेना। रोजगार योजना चल रही है, युवा को रोजगार योजना, युवा सरकारी योजना, उसके पीछे अब क्या देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में से पहले जब भाषण देते थे तो मैं मोदी जी का फैन था। मैं भी मोदी जी के भाषण को सुनता था, लगता था यार सच में यार इंसान ही ऐसा है कि देश का विकास करेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है, उन्होंने कहा था कि पर ईयर हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे देश में। क्या उन्होंने रोजगार दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि जो काला धन है मैं उस काले धन को लाऊंगा। क्या उन्होंने काला धन लाया? नहीं लाया। उन्होंने जीएसटी लाई, और जीएसटी से किसको फायदा हुआ? इससे बड़े उद्योगपति को फायदा हुआ, और जो छोटे उद्योगपति थे उनके कमर को तोड़ डाली। किसने? मोदी जी ने तोड़ डाला। उसके बाद नोटबंदी की, नोटबंदी कर किसको रोड पे लाया? जो गरीब तबके के जो लोग थे उनको रोड पे किसने लाया? मोदी जी ने लाया। उसके बाद इन्होंने एनआरसी लाया मुसलमानों के खिलाफ में, और मुसलमान कौम को इन्होंने रोड पे लाया। अब इसके बाद यह कृषि बिल, काला कृषि बिल लाकर इस देश के जो पालनहार किसान हैं उनको अब यह रोडों पे लाया है। और इन्होंने सीता के पति के नाम पर वोट लिया, लेकिन आज नीता के पति की दलाली कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे किनकी मैं नाम ले रहा हूँ। नाम मैं लेना तो चाहता हूँ, नाम भी ले लूंगा तो कौन क्या कर लेगा भाई, नाम तो लेना पड़ेगा। ऐसे अंबानी और अडानी, जो भगोड़ा, विजय माल्या, मोहन चौकसी, ऐसे लोग हैं जो इस देश के सारे करोड़ों रुपया, खरबों रुपया को इन्होंने विदेश में जाकर खर्च कर रहे हैं, विदेश में अपनी कंपनी को बना रहे हैं, लेकिन इस देश में कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इनको भगोड़ा, और इस देश का मैं समझिए तो गद्दार है रिलायंस कंपनी या अंबानी अडानी, इसलिए कि कोरोना काल में क्या आपने कभी देखा रिलायंस कंपनी को कहीं रोजगार, जो गरीब तबका था लोगों को, उनको रोटी देते हुए? आपने देखा कभी कि रिलायंस के कंपनी के लोग इस जो लॉकडाउन में, जो हमारे बिहार के लोग पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में रहते, दिल्ली में रहते थे, वो 1300 किलोमीटर दूरी तय के गए, तो उनको कि वो गरीब तबके के लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का श्रेय तो रिलायंस का ही है, और मुफ्त में कॉल करने का श्रेय रिलायंस है कि नहीं? अच्छा, ये तो आप बोल रहे गरीब के, आप गरीब, आप भी गरीब है। अगर आप अमीर होते तो ये माइक लेके घूमते नहीं। आप भी गरीब है, तो क्या रिलायंस कंपनी ने आपको मोबाइल दिया है? आपको मोबाइल दिया है? नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप मोबाइल देने का घर घर तक रिलायंस कंपनी ने मोबाइल दिया है, तो मोबाइल आपके घर तक पहुंचाया रिलायंस कंपनी। हाँ। गरीब 2 जन की रोटी जो कमाते हैं उसमें से पैसा बचाकर अपना मोबाइल अपने खुद खरीदता है, ये रिलायंस कंपनी नहीं देता। ये रिलायंस कंपनी तो जियो शुरू में लाया, ले धनाधन, इसने धनाधन के नाम पे आज कितना लूट रहा है, देख रहे हैं ना। आज वो फ्री में जियो दिया, लेकिन आज 400-500 का रिचार्ज नहीं कराइए तो तब तक आप बात नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल गुमराह करके लोगों का लूटने का काम करते हैं रिलायंस कंपनी।